Hi guys, in today's video we'll discuss system requests or reasons of system requests and factors that affect the system request and feasibility study. Let's start. What is system request? System request एक्चुअली एक ऐसा फॉर्मल मेथड है जिस फॉर्मल मेथड को आईटी सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग सिस्टम में इनहेंसमेंट प्रपोज की जाएगी तो उसके लिए सिस्टम रिक्वेस्ट को यूज किया जाएगा। इसी तरह से अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए सिस्टम रिक्वेस्ट इनिशिएट की जाएंगी। ओल्डर सिस्टम की रिप्लेसमेंट के लिए भी सिस्टम रिक्वेस्ट को यूज किया जाएगा। एंड फाइनली न्यू सिस्टम डेवलपमेंट के लिए भी सिस्टम रिक्वेस्ट यूज की जाएंगी। तो सिस्टम रिक्वेस्ट वो फॉर्मल मेथड्स हैं जिन फॉर्मल मेथड्स को यूज किया जाता है आईटी सपोर्ट के लिए। ये 6 रीजंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन रीजंस की वजह से सिस्टम रिक्वेस्ट इनिशिएट की जाती हैं। जैसे फर्स्ट रीजन जो है दैट इज इम्प्रूव्ड सर्विसेज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर्स को या यूजर्स को डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, इम्प्रूव्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए न्यू सिस्टम प्रपोज किए जा सकते हैं, न्यू सिस्टम रिक्वेस्ट की जा सकती हैं या एग्जिस्टिंग सिस्टम में इनहेंसमेंट रिक्वेस्ट की जा सकती हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम में चेंजिंग्स रिक्वेस्ट की जा सकती हैं। एंड मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में सीआरएम टाइप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स को, सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जाता है कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। Next reason is better performance. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो करंट सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है। तो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए न्यू सिस्टम प्रपोज किए जाएंगे, एग्जिस्टिंग सिस्टम में चेंजिंग्स प्रपोज की जाएंगी, रिप्लेसमेंट प्रपोज की जाएंगी। तो बेटर परफॉर्मेंस अनदर रीजन होगी सिस्टम रिक्वेस्ट जनरेट करने की। Next reason is support for new products and services. Business organizations जो हैं वो new products launch करती हैं, new services provide करती हैं। तो जब business organizations new products launch करेंगी, new सर्विसेज कस्टमर्स के लिए या यूजर्स के लिए इनिशिएट की जाएंगी, तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो सफिशिएंट नहीं होंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे न्यू प्रोडक्ट्स को एंड न्यू सर्विसेज को। तो इसके लिए भी सिस्टम रिक्वेस्ट को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रीजन इज मोर इंफॉर्मेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है और उसको डिफरेंट पर्पस के लिए एंड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। प्रोबेबली एग्जिस्टिंग सिस्टम जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन इफेक्टिव नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, मे बी वो इंफॉर्मेशन टाइमली नहीं है, मे बी वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो फिर मोर इंफॉर्मेशन के लिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए, टाइमली इंफॉर्मेशन के लिए सिस्टम रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। नेक्स्ट रीजन इज द स्ट्रॉन्गर कंट्रोल। स्ट्रॉन्गर कंट्रोल्स जो डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएट की जाती हैं, जो डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में स्टोर किए जाते हैं, उस डाटा एंड इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली सिक्योर करना भी रिक्वायर्ड होता है। तो स्ट्रॉन्गर कंट्रोल मीन्स कि एग्जिस्टिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कंट्रोल्स रिक्वायर्ड है कि हम डाटा को प्रॉपरली सिक्योर कर सकें, डाटा को प्रॉपरली मेंटेन एंड मैनेज कर सकें। इसके लिए भी सिस्टम रिक्वेस्ट प्रपोज की जाती हैं। एंड लास्ट रीजन इज द रिड्यूस कॉस्ट। परहैप्स जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं इनके ऑपरेशंस पे बहुत ज्यादा कॉस्ट स्पेंड की जा रही है, बिकॉज ओल्ड सिस्टम्स हैं, लेगेसी सिस्टम्स हैं, इनको मेंटेन करने के लिए, इनको ऑपरेशनल रखने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ रही है। तो इस कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, तो रिड्यूस करने के लिए चेंजिंग्स रिक्वेस्ट की जा सकती हैं या न्यू सिस्टम रिक्वेस्ट किए जा सकते हैं। तो ये 6 मेजर रीजंस हैं जिसको सिस्टम रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। फैक्टर्स दैट इफेक्ट सिस्टम प्रोजेक्ट्स। कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो सिस्टम प्रोजेक्ट को इफेक्ट करते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो सिस्टम प्रोजेक्ट को इफेक्ट करेंगे।
इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लान्स है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बनाती हैं और उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती हैं। लाइक नेक्स्ट 5 इयर्स की प्लानिंग, नेक्स्ट 10 इयर्स की प्लानिंग जो होगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाएगी। तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स को अचीव करने के लिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज किया जाता है और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सिस्टम प्रोजेक्ट को इफेक्ट करता है। टॉप मैनेजर्स जो डिसीजन मेकर्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, इनको डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि डीएसएस सिस्टम्स, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स को यूज किया जाता है जो कि टॉप मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करते हैं। यूजर रिक्वेस्ट, यूजर्स बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूजर्स को इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यूजर्स जो हैं ये भी न्यू सिस्टम्स प्रपोज कर सकते हैं, सिस्टम्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सिस्टम में चेंज जो है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी इटसेल्फ एनालाइज कर सकता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे न्यू सिस्टम रिक्वायर्ड हो सकते हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कहाँ पे सिस्टम्स को रिप्लेस किया जाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में रिप्लेस किया जाना चाहिए और किस डिपार्टमेंट में किस टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम मोस्ट सूटेबल हो सकता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम्स एंड डाटा, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो हैं मे बी वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करते, एग्जिस्टिंग सिस्टम अप टू मार्क नहीं है, वो न्यू कंपीटिंग ट्रेंड्स जो हैं उनको मीट नहीं कर सकते, इसके लिए भी न्यू सिस्टम्स जो हैं वो रिक्वायर हो सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड डाटा जो है ये भी सिस्टम प्रोजेक्ट्स को इफेक्ट करेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स में टेक्नोलॉजी सबसे फर्स्ट फैक्टर है। टेक्नोलॉजी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है और कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स आएंगे। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी टूल्स जो हैं ये सिस्टम प्रोजेक्ट्स को इफेक्ट करते हैं। सप्लायर्स अगर अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करते हैं, अपने सिस्टम्स को चेंज करते हैं, तो सप्लायर से इंटरेक्ट करने के लिए फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करने के लिए सिस्टम प्रोजेक्ट्स यूज किए जाते हैं। कंपेटिटर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए भी सिस्टम्स को, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करती हैं। तो अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को न्यूट्रल करने के लिए सिस्टम प्रोजेक्ट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। इकोनॉमी अगर ग्रूम कर रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो बढ़ती इकोनॉमी में ज्यादा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती हैं, जैसे टैक्स पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज होती हैं, तो ये वो इम्पोर्टेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो सिस्टम प्रोजेक्ट को इफेक्ट करते हैं। सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म्स एक्चुअली वो फॉर्म्स हैं जिन फॉर्म्स के थ्रू सिस्टम रिक्वेस्ट इनिशिएट की जाती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे ये एक सैंपल ऑनलाइन फॉर्म देख रहे हैं जो कि सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म कहलाता है। यहाँ पे सिस्टम रिक्वेस्ट के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो एंटर की जाएगी, लाइक डेट है एंड डिपार्टमेंट है, सबमिटेड बाय, लोकेशन, टाइटल एंड ईमेल। यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, दैट करेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम इशू, सिस्टम एनहांसमेंट इज रिक्वायर्ड और न्यू सिस्टम इज रिक्वायर्ड। इसके बाद यहाँ पे अर्जेंसी की डिटेल्स लिखी जाएंगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की जाएगी एंड दिस इज एरिया to be completed by the information technology department। जब इस रिक्वेस्ट को एनालाइज किया जाएगा तो ये एरिया जो है ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट जो है वो फिल करेगा। तो ये एक टाइप का सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म है। इस सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म को सिस्टम इनिशिएट करने के लिए, रिक्वेस्ट प्रपोज करने के लिए यूज किया जाएगा। सिस्टम रिव्यू कमेटी, मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में एक सिस्टम रिव्यू कमेटी यूज की जाती है। सिस्टम रिव्यू कमेटी
का पर्पस क्या होगा? सिस्टम रिव्यू कमेटी जो भी रिक्वेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में सिस्टम से रिलेटेड रिसीव होंगी, जैसे हमने रिक्वेस्ट फॉर्म देखे, तो अगर कोई डिपार्टमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में न्यू सिस्टम प्रपोज करना चाहता है या सिस्टम को चेंज करना चाहता है, सिस्टम रिप्लेस करना चाहता है, सिस्टम को अपडेट करना चाहता है, तो ये सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करेगा और सबमिट करवाएगा। अब इस सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म को जो अथॉरिटीज हैं वो असेस करेंगी, वो इसको इवैल्यूएट करेंगी। तो इवैल्यूएट करने के लिए सिस्टम रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी। वो सिस्टम रिव्यू कमेटी इस रिक्वेस्ट फॉर्म को एनालाइज करेगी और ये फाइंड आउट करेगी कि क्या सिस्टम रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, क्या सिस्टम इन्हेंसमेंट रिक्वायर्ड है, क्या सिस्टम को रिव्यू करना या न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट करना रिक्वायर्ड है। और देन सिस्टम रिव्यू कमेटी जो भी डिसीजन करेगी उस डिसीजन को लेटर ऑन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओवरव्यू ऑफ फिजिबिलिटी। सिस्टम रिक्वेस्ट को सेवरल फिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होंगे, जैसे कि ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, शेड्यूल फिजिबिलिटी है, टेक्निकल फिजिबिलिटी है एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है। What is operational feasibility? Operational feasibility means कि जब एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा तो आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम क्या वो सिस्टम ऑपरेशनल भी होगा या नहीं होगा, या उस सिस्टम को इजीली ऑपरेशनल किया जा सकता है। जैसे अगर सिस्टम यूजर्स के लिए ऑपरेट करना डिफिकल्ट होगा तो यूजर्स उस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस सिस्टम को वेलकम नहीं करेंगे, डेफिनेटली फिर वो ऑपरेशनल सिस्टम नहीं होगा। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, जैसे कि क्या मैनेजमेंट न्यू प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है, क्या यूजर्स न्यू प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं क्या वो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑलरेडी इफेक्टिव सिस्टम्स हैं, ऑलरेडी लाइक्ड सिस्टम्स हैं। अगर करंट सिस्टम्स लाइक्ड एंड इफेक्टिव सिस्टम्स होंगे तो यूजर्स न्यू सिस्टम को वेलकम नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर मैनेजमेंट न्यू प्रोजेक्ट को या यूजर्स न्यू प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट या न्यू सिस्टम्स कभी भी सक्सेसफुल सिस्टम नहीं होगा, ऑपरेशनल सिस्टम नहीं होगा। एंड विल द न्यू सिस्टम रिजल्ट इन वर्कफोर्स रिडक्शन? तो क्या न्यू सिस्टम के इम्प्लीमेंट करने से वर्कफोर्स रिडक्शन तो नहीं होगी? अगर वर्कफोर्स रिडक्शन होगी तो कौन से एम्प्लॉइज हैं जो कि इफेक्टेड एम्प्लॉइज होंगे, और कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन एम्प्लॉइज का क्या करेगी? दैट इज ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। तो न्यू सिस्टम्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको ऑपरेशनल करने के लिए क्या यूजर ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड होंगी? अगर यूजर ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड हैं तो क्या कंपनी के पास एनफ रिसोर्सेज हैं, या कंपनी वो रिसोर्सेज एक्वायर कर सकती है जिससे यूजर्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है? नेक्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी टेक्निकल एस्पेक्ट से डील करती है कि एक सिस्टम को परचेज किया जाएगा, सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, तो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए टेक्निकल पर्सन्स, टेक्निकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। तो इस टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये एनालाइज किया जाएगा कि क्या कंपनी के पास वो नेसेसरी टेक्निकलिटीज मौजूद हैं, वो टेक्निकल रिसोर्सेज मौजूद हैं, जैसे कि हार्डवेयर रिसोर्सेज हो सकते हैं जिन पे सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो सकते हैं, नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो सकते हैं किसी न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये तमाम टेक्निकल रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं? अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है इन टेक्निकल रिसोर्सेज को विदाउट डिफिकल्टी एक्वायर कर लेगी, इजीली एक्वायर कर लेगी? And does the company have the needed technical expertise? क्या कंपनी के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज मौजूद है? अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज मौजूद नहीं है तो क्या कंपनी उनको एक्वायर कर सकती है? क्या जो प्लेटफॉर्म यूज किए जाएंगे वो प्लेटफॉर्म सफिशिएंट होंगे? क्या वो फर्दर एक्सपेंशन को सपोर्ट करेंगे? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जो यूज की जाएगी क्या वो रिलायबल होगी? क्या उसमें इंटीग्रेशन मौजूद होगी कि वो न्यू सॉफ्टवेयर एंड ओल्ड सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर सके? दैट इज कॉल्ड टेक्निकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी मींस कि जब एक न्यू प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा
तो उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट जो हैं उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप से ज्यादा होंगे, और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट भी शामिल की जाएगी और उसकी सपोर्ट एंड ट्रेनिंग एंड अदर कॉस्ट जो हैं वो भी शामिल की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल उसके पीपल कॉस्ट एंड इंक्लूडिंग आईटी स्टाफ एंड यूजर्स कॉस्ट जो है वो भी ऐड की जाएगी। अगर कोई हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट ऐड की जाएगी। सॉफ्टवेयर कॉस्ट इंक्लूडिंग इन हाउस डेवलपमेंट कॉस्ट, अगर सॉफ्टवेयर परचेज किए जा रहे हैं अदर वेंडर से तो वो कॉस्ट भी ऐड की जाएगी। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड्स हैं, ट्रेनिंग दी गई हैं या दी जाएंगी तो उन ट्रेनिंग के लिए भी जो कॉस्ट आएगी उसको भी ऐड किया जाएगा। लाइसेंस एंड फीस कॉस्ट जो हैं वो ऐड की जाएंगी। अगर कंसल्टेंट्स हैं तो कंसल्टेंट की फीस को भी कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा भी जो भी फैसिलिटीज दी जाएंगी हर फैसिलिटी की कॉस्ट को ऐड किया जाएगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या कंपनीज उन प्रोजेक्ट्स को डेवलप नहीं करेंगी जिन प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप उनके बेनिफिट से ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज शेड्यूल फिजिबिलिटी। एंड शेड्यूल फिजिबिलिटी मींस कि एक प्रोजेक्ट को एक टाइम फ्रेम में इंप्लीमेंट होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट होना चाहिए, टाइम फ्रेम में डेवलप होना चाहिए। अगर एक प्रोजेक्ट एक गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं होगा, उस गिवन टाइम में डेवलप नहीं होगा तो मे बी वो प्रोजेक्ट अब कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। तो कंपनी जब प्रोजेक्ट के शेड्यूल को असेस करेगी, शेड्यूल फिजिबिलिटी को स्टडी किया जाएगा, तो इट मींस कि ये फाइंड आउट किया जाएगा कि क्या इस प्रोजेक्ट को इस गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। एंड रिमेंबर कि जब शेड्यूल फिजिबिलिटी को असेस किया जाएगा तो इसके साथ इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी अटैच की जाएगी। जैसे कि एक प्रोजेक्ट को क्विकली डेवलप किया जा सकता है, ज्यादा रिसोर्सेज ऐड किए जा सकते हैं प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट को विद इन अ टाइम फ्रेम कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन मे बी प्रोजेक्ट को उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने से ज्यादा रिसोर्सेज इन्वॉल्व करने से प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। तो प्रोजेक्ट फिर शेड्यूल फिजिबिलिटी तो होगी प्रोजेक्ट की, लेकिन इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी से प्रोजेक्ट आउट हो जाएगा। इवैल्यूएटिंग फिजिबिलिटी। इवैल्यूएटिंग फिजिबिलिटी में प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी स्टडीज जो हैं इनको इवैल्यूएट किया जाएगा और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि फिजिबल प्रोजेक्ट्स नहीं कहलाएंगे उन प्रोजेक्ट्स को वीड आउट कर दिया जाएगा। और इसके साथ वो प्रोजेक्ट्स भी वीड आउट किए जाएंगे जो प्रोजेक्ट्स फिजिबल तो हो सकते हैं लेकिन नेसेसरी नहीं हो सकते। जैसे कि एक प्रोजेक्ट क्वाइट फिजिबल है कि उसको डेवलप किया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो तमाम फिजिबिलिटी स्टडीज जो हैं उनको फुलफिल करता है, लेकिन वो नेसेसरी प्रोजेक्ट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है। सेटिंग प्रायोरिटीज में जो प्रोजेक्ट्स अब सिलेक्ट किए गए हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको डेवलप किया जा सकता है, इन प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं, अब इनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो प्रायोरिटाइज करते हुए जो रिव्यू कमेटी है ये रिव्यू कमेटी ही प्रायोरिटाइज करेगी। तो ये फाइंड आउट किया जाएगा कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन की जाए। वो प्रोजेक्ट्स हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होंगे जो प्रोजेक्ट्स कम कॉस्ट में डेवलप किए जा सकते हैं, जिनके बेनिफिट्स ज्यादा हो सकते हैं और जो शॉर्ट टाइम पीरियड में डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत से अदर फैक्टर्स हैं जो कि सेटिंग प्रायोरिटीज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि क्या प्रपोज्ड सिस्टम जो है वो कॉस्ट रिड्यूस करेगा, अगर तो कॉस्ट रिड्यूस करेगा तो कितनी कॉस्ट रिड्यूस होगी और कहां पे कॉस्ट रिड्यूस होगी। इसी तरह क्या न्यू सिस्टम जो इंप्लीमेंट किया जाएगा या डेवलप किया जाएगा, क्या ये न्यू सिस्टम रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा, अगर रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो कितना रेवेन्यू इंक्रीज किया जाएगा, क्या न्यू सिस्टम न्यू इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, अगर बेटर रिजल्ट्स या इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाएंगी तो उन रिजल्ट्स या इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाएगा, एंड क्या कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, क्या ऑर्गेनाइजेशंस को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा जब भी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।